नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज नई दिल्ली में इनकम टैक्स की 24 लोगों की टीम और मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 12 लोगों की टीम एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल के दफ्तर पहुंच गई। जैसे ही खबर आई, तूफान खड़ा हो गया। सोशल मीडिया का ट्रेंड बदल गया, मोदी विरोधियों की लाइन बदल गई और सबके सब एक साथ फायर और कवर फायर देने लग गए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स की टीम आज ही के दिन सुबह सुबह दिल्ली से लेकर मुंबई तक दिन दोपहर इतनी एक्टिव क्यों हो गई। 2 दिन बाद देश में इलेक्शन होने वाला है। सबको मालूम था कि मौका मिलेगा और विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो जाएंगी, मोदी के खिलाफ कमेंट किए जाएंगे, मोदी पर सीधे हमले शुरू हो जाएंगे। मगर आज जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बहुत सोच समझ कर हुआ। तो क्या इसके कई तरह के पॉलिटिकल मायने हैं? क्या मोदी कोई मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ की बात नहीं, दोनों तरफ की बात समझिए इस रिपोर्ट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सुबह 11:20 पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुनते ही मोदी के सारे दुश्मनों के कान खड़े हो गए। फिर क्या था, 12 बजते बजते टूल किट एक्टिवेट हो गया। सबकी टाइमलाइन पर एक ही टेक्स्ट घूमने लगा। सब एक साथ एक ही टेक्स्ट पर आके अटके। वो टेक्स्ट था बीबीसी। प्लान सिंपल है, नेशनली मोदी पर अटैक करो, इंटरनेशनली मोदी को सेटबैक दो। किसने क्या कहा देख लीजिए। डरपोक ट्रेंड कराया गया, तानाशाह वाला नैरेटिव घुमाया गया, अघोषित आपातकाल, वैचारिक आपातकाल का माहौल बनाया गया। मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, यह तक कहा गया। मोदी घबरा गए हैं, यह तक फैलाया गया। मोदी की सत्ता का अंत नजदीक है, मोदी का अंत हिटलर जैसा होगा, ऐसी ऐसी बातें कही गई। मोदी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मोदी सरकार ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, ऐसी ऐसी लाइनें चिपकाई गई। ये शब्द लिखने वाले कौन हैं? ये शब्द कांग्रेस के हैं, राहुल के करीबियों के हैं। मोदी के अंत की दुआ कौन मांग रहा है? स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये आम आदमी पार्टी के सांसद के बोल हैं। अखिलेश ने भी यही लाइन ली, उनकी पार्टी के हैंडल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यह एक बिल्कुल नया टूल किट है। मोदी विरोधी इस टूल किट में अडानी है। अडानी के बहाने मोदी विरोध की हर रोज छप रही नई नई कहानी है। हिंडनबर्ग जबकि मोदी पर हिट जॉब और बीबीसी का नाम फिट करके मोदी पर ऑल आउट अटैक। सोचिए, दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम पहुंचती है। रेड नहीं, नोट कीजिए, रेड नहीं, सर्वे करती है। लेकिन मोदी के विरोधी उसमें रेड वाला, छापे वाला तड़का लगाकर सोशल मीडिया पर हिट जॉब करना शुरू कर देते हैं। कोई बीबीसी के बहाने गुजरात वाली कहानी सुनाने लगता है, कोई 14 और 23 साल वाली स्क्रिप्ट घुमाने लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन और उसके पीछे की कहानी आगे समझाएंगे। पहले यह देखिए कि जैसे ही मोदी के दुश्मनों को मौका मिला, वो बीबीसी के बहाने हिटलर वाला टेप ऑन करके कैसे बैठ गए। आधे घंटे के भीतर पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप एक बार नहीं 3 बार कैमरे पर आई और तीनों ही बार अपने मन मुताबिक मनोहर कहानियां सुनाई। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? कांग्रेस की देखा देखी आम आदमी पार्टी ने भी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। पहले एक को भेजा, फिर दूसरे को भेजा। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:45 बजे हुई। दोनों का एजेंडा एक ही था, बीबीसी करो, मोदी के खिलाफ झूठ परोसो, एक ही बात को बार बार रिपीट करो। बीबीसी के दिल्ली और बॉम्बे के, मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापे मार रही। आप सोचिए, कल जब न्यूयॉर्क में कोई आदमी अपना अखबार खोलेगा, जर्मनी में कोई आदमी ट्विटर पे इस खबर को पढ़ेगा, यूरोप के अंदर कोई आदमी इस चीज को जानेगा कि हमारे देश की केंद्र सरकार बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। और इसलिए मार रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से यह कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस संजीदा सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार को भी लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसी भी है, उसको झूठ साबित करना केंद्र सरकार के बस की नहीं है। आज भारत उस स्थिति में आ गया है पूरी दुनिया में कि आज पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र होने पर सवाल उठाने लग गई है। कल जब पूरे दुनिया भर के अखबार छपेंगे तो उसमें क्या हेडलाइन आएगी? उसमें यह हेडलाइन आएगी कि भारत की सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा। आम आदमी पार्टी का एक नेता कैमरे पर आकर गुलाब का फूल दिखाता है, दूसरा नेता लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल लहराता है, इंटरनेशनल हेडलाइन पढ़कर सुनाता है। और केजरीवाल की सोशल मीडिया टीम यह साबित करने पर तुल जाती है कि बीबीसी के दफ्तर में हुआ एक्शन भारत के लोकतंत्र पर हमला है। बड़ी चालाकी से पूरे मामले को भारत की छवि से जोड़ दिया जाता है। सोचिए, देश की सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगों पर मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है, मगर मोदी के दुश्मनों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। वो अभी भी बीबीसी वाला टेप ही बजा रहे हैं। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को अब कोई पूछ तक नहीं रहा है, मगर विरोधी इसे जिंदा रखना चाहते हैं। तभी तो इधर इनकम टैक्स का एक्शन होता है, उधर मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर गुजरात के साथ बीबीसी वाला टेक्स्ट फिट हो जाता है। दुनिया में भारत का लोकतंत्र बदनाम हो रहा है, यह कहकर मोदी पर डायरेक्ट असॉल्ट किया जाता है। सिर्फ बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई? देखिए, सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। जी, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने स्पीच में भी यही कहा था कि कीचड़ जो है, कमल जो है कीचड़ में ही उगता है, तो जितना मर्जी कीचड़ उन पर फेंका जाए, पार्टी और वो उभर कर आएंगे। लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। पार्लियामेंट का डिस्कोर्स इतना खराब हो चुका है, शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री का पूरा देश सुनता है। जो सांसद को तय करती है ना, वो जनता पूरी सुनती है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली जाइए और मोदी जी के भाषण के पर कमेंट्स पढ़िए, पूरी जनता सुनती है। अब पॉलिटिकल स्टैंड लेकर कुछ पार्टियां नहीं सुनना चाहती है, वो भी जनता देख रही है। आम आदमी पार्टी की देखा देखी शाम होते होते कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल भी बीबीसी जपते जपते
गुजरात पर बनी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनशॉट फिर से घुमाने लगता है। गुजरात वाला शब्द ही नहीं, बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन के बाद माहौल तो यह तक बना दिया जाता है कि मोदी ने बीबीसी को सबक सिखा डाला, छापा मार डाला, ये कर डाला, वो कर डाला। मगर मोदी विरोधियों की रेड और छापेमारी वाली स्क्रिप्ट के उलट सच्चाई कुछ और ही है। विरोधी कह रहे हैं कि बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेड हुई। सच्चाई यह है कि यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे है जो समय समय पर होता रहता है। विरोधी कह रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को दिल्ली और मुंबई में एक्टिवेट किया है। सच यह है कि बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है, यानी बीबीसी पर चोरी और फिर सीनाजोरी का आरोप है और यह सालों से चला आ रहा है। नोटिस देने के बाद भी जब बीबीसी ने जवाब नहीं दिया, तब जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया। लेकिन मोदी के दुश्मनों ने इसमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाला टेक्स्ट फिट करके सोशल मीडिया पर परोस दिया। शायद विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? ध्यान रहे, यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 41 सांसदों ने किसी जमाने में इसी बीबीसी के खिलाफ यह कहकर मुहिम छेड़ दी थी कि बीबीसी भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। मगर चूंकि इस बार मोदी को निशाना बनाना है, इसलिए कांग्रेस सहित तमाम विरोधियों को यही बीबीसी अच्छी लगने लगी है। मोदी से नफरत के इंतहा कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन पर मौजूद है। यानी बीबीसी पर एक्शन टैक्स में गड़बड़ी के आरोप में होता है और दर्द मोदी के दुश्मनों को होने लगता है। चिंता का विषय बना हुआ देश की दिशा में जाएगा इस प्रकार। अब बीबीसी पे हमला किया है। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देश में दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज हो, टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। पता नहीं एक्चुअल में क्या कारण हुआ, कारण स्पष्ट करना चाहिए। बीबीसीच्या कार्यालयावरती दिल्लीमध्ये धाड पडलेली आहे, धाड टाकलेली आहे। बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में छापा पड़ा है। एक मीडिया हाउस पर रेड डालना ये नरेंद्र मोदी के शासन काल में ही हो सकता था। वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं, लेकिन तुम्हें आवाज नहीं उठानी है। अगर आवाज उठाई तो चीर डालेंगे। ये जो दमनकारी सोच दिखाई दे रही है, इसके खिलाफ अगर हम सब साथ नहीं आए और अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो कल को पूरा देश खत्म हो जाएगा। फोफावायला बघते ती आपण वेळेमध्ये एकत्र आलो नाही आणि आपली ताकद वाढवली नाही तर उद्या संपूर्ण देश खाऊन टाकेल। कांग्रेस कहने लगती है देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आम आदमी पार्टी कहती है देश में डिक्टेटरशिप है। टीएमसी कहती है यह एक विच हंट है। उद्धव ठाकरे कहते हैं वॉइस ऑफ डिसेंट को रौंदने की कोशिश है। अखिलेश यादव कहते हैं देश में वैचारिक इमरजेंसी है। क्या वाकई ऐसा ही है या यह सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी स्क्रिप्ट का एक चैप्टर है? जवाब वित्त मंत्री से सुनिए। ये इजीली आरोप लगा देते हैं, उसके बाद उसको सबूत मांगने में भाग जाते हैं। इसके लिए पहले इंग्लिश में बोल देते हैं स्पिट एंड रन टैक्टिक्स, कर दो कुछ और चले जाओ। उसका प्रूफ देने का जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। ये इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। लेकिन निर्मला जी, आपकी मिनिस्ट्री भी तो उन्हें परेशान करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों को भेज देते हैं उनके घर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शराब घोटाले में उनका नाम लाते हैं। वो कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है। कुछ मिला ही नहीं है। ओ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई जो हमारे मंत्रालय में नहीं है वो हो, या कुछ इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन हो,
ये सब उनके हाथ में सबूत आने के बाद ही बाहर निकलते हैं। और सबूत के लिए 10 बार आपसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या है ये सबूत हमारे पास है, सही है कि गलत है, आप जवाब दो। अगर आप जवाब नहीं दिया और सबूत वैसे के वैसे हमारे हाथ में है, एक्शन नहीं लिया, वो भी गलत है। इसीलिए लेंगे, आप सही समय पर जवाब दे दो, फिर आपके यहाँ नहीं पहुंचेंगे। मगर उधर जाकर सर्च करने के बाद कुछ नहीं मिला, ये तो गलत बात है। मीडिया इतना कवर कर रहे हो, आपको भी अच्छा लगता है इतना सारा पैसा एक ही जगह पर ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे हमारे घर में वॉशिंग के लिए कपड़ा डाल देते हो एक कोने पर, ऐसे पहाड़ जैसे कैश मिल रही है। मीडिया फोटो लगा रहे हैं भाई, हम जाके फोटो नहीं ले रहे हैं। ईडी वाले जाते हैं उनके, आपसे पूछ के जाते हैं, बता के जाते हैं या अपने आप चले जाते हैं? नहीं, पूछते नहीं है जी, बिल्कुल पूछते नहीं है, सचमुच पूछते नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है। पूछना नहीं है, मैं भी उल्टा पूछना भी नहीं है, मैं भी उनसे पूछताछ नहीं कर सकती हूँ कि किसके घर जा रही हो, इधर जाओ इधर नहीं जाओ। बिल्कुल, ये मोदी जी के सरकार भैया, हम ऐसे फोन में नए इंस्ट्रक्शन देते हैं। बीबीसी अडानी, अडानी बीबीसी, पिछले 3 हफ्तों से मोदी विरोधी बस यही जपे जा रहे हैं। उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, मोदी को चुनाव में हराने का कोई रोड मैप तो है नहीं, इसलिए जानबूझकर हर रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या तो खड़ी किए जा रहे हैं या फिर बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। बीबीसी इस कंट्रोवर्सी का एक चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 2 अडानी वाला है। मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह दुनिया में मोदी के खिलाफ माहौल बना दो, उल्टा पुल्टा फैला दो। जैसे ही विरोधियों को लगता है कि बीबीसी वाला एजेंडा तो पंक्चर हो गया, फिर क्या बिना देर किए मोदी, अडानी और वो वाली स्टोरी सोशल मीडिया पर घुमाई जाने लगती है। हिंडनबर्ग वाला ऑफिस दिल्ली में ढूंढे जाने लगता है। हर घंटे, हर 10 मिनट में नए पोस्टर बनते हैं, एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर घूमते हैं। लेफ्ट, राइट और सेंटर सब मिलकर एक साथ एक्टिवेट होते हैं, एक ही तारीख को चूज करते हैं, एक ही समय पर हमला करते हैं और इस तरह से मोदी पर अटैक शुरू हो जाते हैं। एक लाइन में कहें तो इस वक्त मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई मिनट टू मिनट हो रही है। मगर अब मोदी सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, काउंटर अटैक इधर से भी शुरू हो चुके हैं। मित्रता का आरोप लगा रही कि मित्र, बीजेपी के जो मित्र हैं अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात शुरू हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। इदारे हैं जो सिस्टम है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए। वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कहते हैं कि जहां विरोधी सोचना बंद कर देते हैं, वहां से मोदी सोचना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की सोच और अप्रोच क्या है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज देखने को मिला।
पिछले कई दिनों से संसद में, सड़क पर, सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, अडानी कंट्रोवर्सी। नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, कोई पुराने जमाने का पीएम होता, तो उनकी कोशिश यह होती कि अब किसी भी उद्योगपति के साथ कोई स्टेज शेयर ना की जाए, किसी बिजनेसमैन के साथ कहीं फोटो ना खिंच जाए, किसी डील पर दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठीक इसका उलट किया। मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ बैठकर एक बड़ी डील साइन की, अपने साथ बैठाया टाटा को। पिछले 4 दिनों में मोदी टाटा, बिरला और अंबानी तीनों के साथ मिलकर कौन सी नई कहानी लिख रहे हैं और 24 के लिए कौन सी नई उड़ान का प्लान बन रहा है, आपको दिखाते हैं। 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। क्या मोदी दोपहर 12 बजे ही चुनाव जीत जाएंगे? क्या अमित शाह की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए जीत वाली बात कह दी। यह अमित शाह का ओवर कॉन्फिडेंस है या नरेंद्र मोदी सचमुच जीत रहे हैं? 2 मार्च सुबह 8 बजे पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वोटों की गिनती शुरू होगी। अमित शाह कहते हैं कि दोपहर 12 बजे तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाएगी। 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा शुरू हुई है फ्री चावल देने की, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को प्रतिशत, आबादी के प्रतिशत में हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट के गरीब को यह मालूम पड़ गया है कि मेरे घर को कंप्लीट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव 2024 की बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर की तरह हैं। देश सबसे बड़े चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। खुद प्रधानमंत्री ने जो गिनती बताई है उसके मुताबिक चुनाव में सिर्फ 372 दिन बचे हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 372 दिन और 543 सीट। अमित शाह ने 2024 के चुनाव के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री के इस बयान को कांग्रेस के लीडर अपने मोबाइल पर 20-20 बार देख चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव, शरद पवार, ये सारे नेता अमित शाह के बयान पर क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं। मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्री ने बयान ही ऐसा दिया है। इसे एक बार फिर सुनिए। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। 24 में मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर तक पैदल पूरा देश नाप चुके हैं। कांग्रेस के लीडर अब पूरब से पश्चिम की यात्रा पर निकलने वाले हैं। केसीआर, केजरीवाल और अखिलेश के साथ अलायंस बनाने की गुफ्तगू कर रहे हैं। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का भी अपना प्लान है। उधर मोदी 350 सीट का संकल्प लेकर बैठे हैं। 2023 इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक वैसे ही जैसे कि 2018 इंपॉर्टेंट था 2019 के लिए। 2018 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतकर कांग्रेस ने दिल्ली वापसी के सिग्नल दिए थे। फिर भी 2019 में मोदी प्रचंड जीत हासिल करके आ गए। 2023 में तो 2018 जैसा कोई सिग्नल भी नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीट में से 28 सीट, राजस्थान की 25 में से 25, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 और कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से 25 सीट। 2018 में कांग्रेस ने जिन 4 बड़े राज्यों को जीता था वहां लोकसभा की 93 सीट आती है। 2019 में नरेंद्र मोदी की जीत कितनी बड़ी थी
इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 18 में जिन 4 राज्यों में कांग्रेस जीती, 19 में वहां की 93 लोकसभा सीट में से 87 सीट मोदी के पास चली गई। सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। पिछले 4 साल में मोदी के वोट इंटैक्ट हैं या उन्हें वोटों का नुकसान हुआ है। गुजरात ने हाल ही में अपना मैंडेट दिया है। मोदी के लिए गुजरात की बात अलग हो सकती है, लेकिन बाकी देश क्या सोचता है, चलिए सिलसिलेवार ढंग से डेटा और ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोट बैंक है गरीब वोटर। 2009 में 16% गरीबों ने बीजेपी को वोट दिया था और गरीबों के 27% वोट कांग्रेस को मिले थे। 2014 में बीजेपी को 24% गरीबों के वोट मिले और कांग्रेस का गरीब वोट शेयर 27% से घटकर 20% रह गया। 2019 में नरेंद्र मोदी ने इस गरीब वोट बैंक को और मजबूत किया। 2019 में 36% गरीबों ने बीजेपी को वोट दिया और सिर्फ 17% वोट कांग्रेस को मिले। ऐसा क्यों हुआ, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शौचालय वाला पक्का घर और घर में नल से जल, किसानों को 6000 रुपए वाला सम्मान और महिलाओं को फ्री रसोई गैस। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पहले टर्म में गरीबों के लिए जो किया, उसका फायदा 2019 के चुनाव में मिला। अब तो उनके खाते में फ्री राशन वाले वोट भी हैं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री वाला राशन 24 में वोटों का कैसा अनुशासन दिखाएगा। नरेंद्र मोदी के विरोधी इसे सोचकर ही परेशान हो जाते हैं। माताओं बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, आपको सर पर जो पानी उठा करके लाना पड़ता है ना, ये आपका बेटा आपको इससे भी मुक्ति दे देगा और पाइप से पानी लेके आएगा। धुएं से मुक्ति के लिए गैस का कनेक्शन देना हो या हमारे हर गरीब परिवार को बीमारी में इलाज की सुविधा देनी है, तो अधिक से अधिक लाभ मेरे गरीब परिवारों को, वंचित परिवारों को और उसमें भी मेरी माताओं बहनों को, बेटियों को मिला है। इनके अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है, पानी नहीं है तो परेशान कौन? मां बहने। बिजली नहीं है तो परेशान कौन? मां बहने। घर में राशन नहीं है, परेशान कौन? मां बहने। हर मुसीबत माताओं बहनों को। और ये बेटा आपकी हर मुसीबत को समझता है, उन मुसीबतों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए ये आपका बेटा दिन रात काम करता है। हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा वोट बैंक लोअर मिडिल क्लास है, जो एकदम गरीब नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वो पर्याप्त नहीं। 2009 में लोअर मिडिल क्लास के 19% वोट बीजेपी को मिले थे, कांग्रेस के खाते में 29% गए थे। 2014 में लोअर मिडिल क्लास के 31% वोट बीजेपी को मिले और कांग्रेस को सिर्फ 19% वोट मिले। 2019 में बीजेपी ने इस सेक्शन में अपना वोट शेयर बढ़ाकर 36% कर लिया, कांग्रेस 21 पर रह गई। CSDS के आंकड़ों से साफ है कि गरीब और लोअर मिडिल क्लास के बीच मोदी बीजेपी का बेस मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस की ताकत घटती जा रही है। 2019 में अब तक ऐसा एक भी चुनाव नहीं हुआ जिसमें यह ट्रेंड पलटा हो। तभी तो अमित शाह बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि इस साल मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और कर्नाटक भी जीतेंगे। मैं तो मानता हूं कि ये चारों राज्य, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके राहुल गांधी मोदी विरोधी पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर आए।
इससे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो है बीजेपी। भगवा पार्टी में ऊपर से नीचे तक, यानी पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक सबको यही लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कोई मैच नहीं है। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक पीएम पोस्ट के लिए मोदी और राहुल की पॉपुलैरिटी में 39% का गैप है। मोदी 53% वोटर की पसंद है तो राहुल को सिर्फ 14% वोटर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मोदी और राहुल के बीच का फर्क साफ है। 2019 में लोकसभा की 186 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ। इन 186 सीट में से 171 सीट पर बीजेपी जीती, सिर्फ 15 सीट पर कांग्रेस को जीती। इस तरह 1-to-1 फाइट वाली सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 92% और राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट रहा 8%। अडानी करके राहुल गांधी ने सोचा था कि मोदी को बैकफुट पर ले आएंगे, लेकिन मोदी लगातार फ्रंट फुट पर ही खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को बिठाकर टाटा और एयरबस के बीच 250 विमानों की डील कराई। ये एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। टाटा एयर इंडिया के लिए 250 एयरबस खरीदेगा। इनमें 40 बड़े साइज के विमान होंगे और 210 मिडिल साइज के विमान होंगे। लखनऊ में बिड़ला और अंबानी के साथ मीटिंग और दिल्ली में टाटा के साथ वर्चुअल मीटिंग। नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो अडानी पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट और संसद में शोर शराबा होने के बाद बैकफुट पर चला जाता, मगर मोदी कभी पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने एक हफ्ते के अंदर टाटा, बिड़ला और अंबानी के साथ मीटिंग करके नई कहानी गढ़ दी। राफेल के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मोदी का इस तरह आना उनका एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी उस चैप्टर को खोलकर पढ़ रहे हैं जिसे राहुल, नीतीश और केजरीवाल जैसे नेता खोलने की भी हिम्मत नहीं करते। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग 2 गुनी बढ़त। दुनिया भर में मंदी का शोर है। भारत 250 विमान खरीद रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं कि मोदी ने एयर इंडिया को फेल कर दिया। हकीकत में मोदी एयर इंडिया को दुनिया की एक बड़ी एविएशन कंपनी बनाने में मदद कर रहे हैं। मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो मोदी को समझ नहीं पाते, इसलिए मोदी की सियासत को भी डिकोड नहीं कर पाते। इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है और देश के सामने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छलावा हुआ महसूस करते थे कि संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग कर उनके जीवन स्तर को उठाया गया है। महाराष्ट्र में शरद पवार परेशान हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उनके बारे में कुछ कह दिया है। मला वाटतं की देवेंद्र हा एक सुसंस्कृत माणूस आहे, सभ्य माणूस आहे आणि असत्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारचे स्टेटमेंट ते करतील असं मला कधी वाटलं नाही। अब आपको बताते हैं कि फडणवीस ने कहा क्या था। दरअसल देवेंद्र फडणवीस से अजीत पवार का सपोर्ट लेकर सीएम पद की शपथ लेने का सवाल पूछा गया तो फडणवीस ने उसमें शरद पवार का नाम ले लिया।
फडणवीस और अजीत पवार की स्टोरी के बाद ही शरद पवार ने शिवसेना और कांग्रेस को जोड़कर महाविकास अघाड़ी बनाई थी। उसमें से शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट गई है और कांग्रेस के नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच तलवारें खींची हुई है। उद्धव ठाकरे शिवसेना की हार्डलाइन हिंदुत्व को किनारे सरकाकर नए नए अलायंस बना रहे हैं। उद्धव को 24 दिख रहा है, लेकिन टूटे फूटे गठबंधन के साथ मोदी को चुनौती देना आसान नहीं है। आता या टीव्हीवरती बातम्या गेल्यानंतर पुन्हा माझ्यावरती टीका सुरू होईल की बघा यांनी हिंदुत्व सोडलं. बरोबर आहे, पण त्या सगळ्या प्रश्नकर्त्यांना मी सांगू इच्छितो की केवळ रियाज शेठ आणि त्यांच्यासोबत सगळे हजारो लाखो मुस्लिम बांधव भगिनी शिवसेनेत आले म्हणून जर हिंदुत्व सुटत असेल तर काही महिन्यांपूर्वी मोहन भागवत मशिदीत गेले होते, ते काय सोडून आले? महाराष्ट्र से निकलकर चाहें तो बिहार चले जाएं या बंगाल चले जाएं, मोदी के विरोध में खड़े होने वाले नेताओं को एक ही बात सूझती है, मोदी से लड़ना है तो मुसलमानों को एकजुट कर लो और संख्या बल जुटा लो। नीतीश, तेजस्वी, ममता और केसीआर जैसे नेता यही मात खा जाते हैं। मोदी उनसे आगे चल रहे हैं, इसलिए लगातार जीत रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।